सारा जो काम चला गया किसान का वो ट्यूबवेल पे चला गया, जो डीज़ल के ऊपर खुद। अब वो डीज़ल इतना इन्होंने महंगा कर दिया है कि किसान की पैदावार उसको हासिल उठाती हैं जी। मैं तो जब पेट्रोल महंगा होता है, 1 रुपया भी महंगा हो, तो मैं जनाब अपने चाचा जान को कहती हूँ और उनको कहती हूँ कि ये ना करें, अवाम पे जुल्म है। और दूसरी तरफ जो है वो ऑडियो उनकी जो लीक हुई है उसमें वो कह रही हैं कि वो अपने चाचा को ही कह रही हैं कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। पीडीएम जो इतनी जमातों की एक खिचड़ी, जो सारे अपने सियासी मफादात के लिए इकट्ठे हो गए, इतना बड़ा जो जुल्म अवाम पे किया जा रहा है इजाफी टैक्सों का, तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इन और ये क्या हम पे ऐसे ही मसलत रहेगा या इसका कोई हल निकलेगा? और तक लोगों को मजबूर कर दिया है, वो अपनी मतलब रोजी रोटी की इतना उसके लिए मुश्किल बना दिया है कि वो बेचारा एहतजाज के लिए उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, टाइम नहीं निकाल सकता। डीसी ऑफिस में एक आम शहरी को रसाई हासिल है कि वो वहाँ पे अपने मसाइल लेके जाता है, वहाँ पे उसको एक है क्या उसको रिलीफ मिलता है वहाँ? इंतजामी मामला देख लें कि डीसी साहब 11 बजे आते हैं, कोई भी बड़े भी जितने भी ऑफिसर्स हैं 10-11 बजे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PNC 24। मैं हूँ आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडियो में ज़ैद इमरान गुंदल, सीनियर नायब सदर JI यूथ मंडी बाउद्दीन। आज हम अपने इस प्रोग्राम में अवामी मसाइल पर बात करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और सैलाब के हवाले से भी बात होगी कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक जो है वो अमदाद पहुँचाई जा रही है और किस हद तक उसमें सियासी जो पार्टियाँ उनका क्या किरदार है, अवाम का क्या किरदार है और सारे जो काफ़ी अवामी मसाइल हैं उन पर भी बात होगी। तो क्या हाल है आपका ज़ैद इमरान भाई, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। तो अच्छा, मैं देखता रहता हूँ कि आपकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिविटी होती हैं जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है और अवामी मसाइल पे। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका सियासी नज़रिया क्या है? आप रुकने जमात इस्लामी भी हैं और आपके पास एक ओहदा भी है, तो आपका नज़रिया क्या है? आप सियासत को किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं शुरू से ना अपनी जो सोच और फ़िक्र है उसके अंदर एक ये चीज़ शामिल है कि मैं सोसाइटी और मुल्क के बारे में सोचता हूँ और दूसरे लोगों के लिए या मुल्क के लिए कुछ करने का जो हमेशा से एक जज्बा, जो इरादा जो है वो रहा है। इसी सिलसिले में जैसे कि मैं पहले एजुकेशन सेक्टर में भी हूँ, तो वो भी इसी एक सोच और फ़िक्र की वजह से कि आने वाली नस्ल को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, वो भी सोच शामिल थी। और अब अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट किया तो उसमें भी यही सोच शामिल है। एक मेरी अपना नज़रिया, फ़िक्र और सोच है और वो जमात इस्लामी को मैंने ज्वाइन किया है, उसके साथ काफ़ी हद तक हमआहंगी रखता है। तो इंशाअल्लाह वो आपको मेरी वर्किंग में और मेरी सोच फ़िक्र में नज़र आता रहेगा। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मुल्की हालात और 75 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल भी हल ना हो सके और अभी भी जो सियासी सूरत-ए-हाल है, तो क्या समझते हैं इसमें कहाँ पे कोई खामियाँ हैं या क्या कौन सा नज़रिया होना चाहिए जिस वजह से ये मसाइल जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कम हो जाएंगे? देखिए, इसमें हमारे सारे शोबे शामिल हैं, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सब लोगों का किरदार जो है। एक आज़ाद कौम जब वजूद में आई, एक मुल्क वजूद में आया, तो जो होना चाहिए था वो नहीं रहा। लेकिन मैं सियासी मामले पे तो बात बाद में करूँगा। मेरी नज़र में जो मुल्क की मेन मशीनरी है, जो एक मुल्क को चलाती है, वो मुल्क की इंतज़ामिया होती है, चाहे वो ज़िली इंतज़ामिया हो, सूबाई इंतज़ामिया हो या वफाकी इंतज़ामिया हो। तो इंतज़ामी लिहाज से भी हम शुरू से बहुत कमज़ोर रहे हैं। हमारे मुल्क के तरक्की ना करने की बहुत बड़ी वजूहात जो हैं वो इंतज़ामी हैं। जिस इंतज़ामी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें किरदार होता है ब्यूरोक्रेसी का। हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें CSS से जो टॉप के लोग जो हैं वो इस ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, लेकिन सियासी जो उसमें शामिल मामलात होते हैं ब्यूरोक्रेसी को डील करने के, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी वही एक रवैया उनका बन जाता है, वही आदत वो अपना लेते हैं सियासतदानों के साथ मिल के। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी एक अच्छे जमहूरी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह आज तक काम नहीं कर सकी, ना ब्यूरोक्रेसी का वो किरदार रहा है। अच्छा, अवामी मसाइल को हल ना होने में बल्दियाती इदारे, इंतज़ामिया, पुलिस, अदालत, इसका आप क्या किरदार देखते हैं? बिल्कुल, बल्दियाती अदारे तो एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ये जो हमारे मामलात होते हैं ज़िली के या विलेज काउंसिल के, इस लेवल के जो मामलात हैं, ये तो बल्दियाती अदारों के ज़रिए डील किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इख्तियारात सिर्फ़ ऊपर के लेवल पे रहते हैं, नीचे क्योंकि इख्तियारात नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा जो वसाइल हैं उन पे
सियासतदान खुद कब्ज़ा रखना चाहते हैं या ब्यूरोक्रेसी जो है वो रखना चाहती है। तो बलदियाती अदारे आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर आप अंदाज़ा करें कि पिछले पूरे दौरे हुकूमत में, चाहे वो PTI के 4.25 साल का दौरे हुकूमत था या 20 साल 6 माह हो गए हुकूमत को, बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और इमरान खान साहब जो कि बलदियाती इलेक्शन की बड़ी बात करते थे, जो लेके आए थे, उन्होंने आते ही पहले वाला बलदियाती जो निज़ाम था उसको रोक दिया, लेकिन वो नया बलदियाती निज़ाम ही नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? सिर्फ सियासी जो मसालतें हैं उनकी हिकमत अमली जो हैं उनके पेश नज़र, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब आज भी बलदियाती अदारों के बगैर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बलदियाती जो इलेक्शन है या जो बलदियाती हुकूमतें हैं ये आइनी तौर पे ज़रूरी हैं एक सूबे और मुल्क के लिए। तो इस पे पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है आज तक उन्होंने भी कोई इस तरह सख्त एक्शन नहीं लिया कि हुकूमत क्यों नहीं बलदियाती इलेक्शन करवा रही। बलदियाती इलेक्शन बाकी हुकूमतों की तरह रेगुलर होने चाहिए। 4 साल के बाद ये आइन में, कानून में डिफ़ाइन होना चाहिए कि अगला 30 दिन के अंदर अगला बलदियाती इलेक्शन हो, चाहे हुकूमतें जो भी हों, हालात जो भी हों। बता दें आपके DC ऑफिस की हम बात कर लें। जी जी। DC ऑफिस में एक आम शहरी को रसाई हासिल है कि वो वहाँ पे अपने मसाइल लेके जाता है, वहाँ पे उसको एक अनपढ़ समझ लेना, एक जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना काम भी निकलवा लेते हैं, उनके तल्लुकात भी होते हैं, कोई टीचर है, कोई वकुला बरादरी है, जो इनकी अप्रोच है वो तो एक आम शहरी क्या, हम एक आम शहरी की बात करते हैं, अगर उसको किसी मसला है किसी भी काम में उनको मसाइल का सामना है तो वो DC ऑफिस जाता है, तो उसको वहाँ रसाई हासिल है क्या, उसको रिलीफ मिलता है वहाँ? देखिए की वजह क्या है? एक तो इन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी और बड़े फीस यानी अफसरशाही का जो निज़ाम बनाया हुआ है, एक आम सादा बंदा जो है ये वो इस चीज़ से घबराता है, वो जाते ही नहीं, वो समझता है मैं DC ऑफिस जा ही नहीं सकता, मतलब मैं एज ए शहरी वो समझता है कि मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ इतने बड़े ऑफिसर के साथ। यानी अवाम और ऑफिसर्स में इतनी स्पेस है कि वो इस चीज़ की हिम्मत ही नहीं करता। अगर वो वहाँ चला जाता है, वो क्यों हिम्मत नहीं करता, तो वो उसके साथ अजीब गुलामों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। यानी कि एक जैसे कि एक आपकी रियाया होती है और बादशाह के पास आ जाती है कोई सवाल लेके, तो हमारे जो अफसरशाही का निज़ाम है वो इस तरह आम आवाम से ट्रीट करते हैं। तो वहाँ एक आम बंदे को अपने मसाइल लेके जाना, वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि हमारी कोई बात सुनी जा सके, लेकिन आगे से वो इस तरीके से उनकी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ना उनके मसाइल हल करते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये जाना फजूल है। वहाँ मेरे जैसा बंदा वहाँ पे जाएगा एक आम शहरी तो कौन सुनेगा। और DC की आप इंतजामी मामला देख लें कि DC साहब 11 बजे आते हैं, कोई भी बड़े भी जितने भी ऑफिसर्स हैं 10-11 बजे। एक बार आपने मुझे कॉल भी की थी कि आए जी ऑफिस अभी तक नहीं खुला। 10-11 बजे आना है, आवाम का कोई टाइम ही नहीं है। यानी आवाम अगर वहाँ पे जाएंगे तो पता यही चलेगा जी अभी DC साहब नहीं है, और बेशक वो अपनी रैश पे हों, चाहे DPO, AC है, तहसीलदार है, पटवारी है, बेशक वो अपनी रैशों पे हों, लेकिन वहाँ पे उनके मुलाजमीन आपको ये कह देंगे कि वो फील्ड में गया, मैं विजिट पे गया, मैं, हालांकि वो आए नहीं आते। हालांकि ये चीज़ होनी चाहिए कि हर अदारे का 8:30 से 4 बजे कोई भी आप टाइम रख लें, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम को जो फॉलो करना चाहिए वो DC को करना चाहिए। वो सबसे पहले खुद ऑफिस में टाइम से पहुंचेगा तो बाकी सारे पहुंचेंगे। और आपने विजिट्स के लिए, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए कोई टाइम रखना है तो वो कोई अलग टाइम रखें, आवाम के लिए अलग टाइम रखें, जिसमें पता हो आवाम को कि वहाँ हमें मिल जाएंगे। जिस ऑफिस जाएँ कोई पता नहीं कहाँ से, बैरोवाल से, किधर मलिकवाल के किसी गांव किधर से दूर से को आएगा DC ऑफिस में, आएगा तो आगे DC साहब मिलेंगे नहीं। हो सकता है वो आए तो आगे पता चले कि जी DC साहब आज लाहौर गए हुए हैं या फलां जगह पे गए हुए हैं। उसके लिए भी ऑलरेडी DC का डेली सोशल मीडिया आजकल तो दौर है, उसका स्केड्यूल अनाउंस होना चाहिए DC के पेज पे कि कल DC बैठेगा नहीं बैठेगा, उनका क्या टाइम होगा, आवाम किस वक्त में। ये इंतजामी मामला हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले में जो हर शहरी है और किसी भी पार्टी से उसका तल्लक है वो पिस रहा है, छोटा ताजर। और मैं समझता हूँ कि अब जो जुल्म ढाया जा रहा है अवाम पे, ताजरों पे, तो हर छोटा बड़ा ताजर सभी पिस रहे हैं। ये जो बिलों में इजाफी टैक्स लगाए गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और ये इतना बड़ा जो जुल्म अवाम पे किया जा रहा है इजाफी टैक्सों का, तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या हम पे ऐसे ही मसलत रहेगा या इसका कोई हल निकलेगा? और इतना बड़ा मसला, इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखें, जो हमारा पावर सेक्टर है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, ये बड़े सालों से इस शोबे में एक बहरान की कफियत है। ये PP के दौर से, पीपल पार्टी के दौर से ये बहरान शुरू हुआ
इस दौरान को उस तरीके से डील नहीं किया गया। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई। जितनी ज़्यादा बिजली के कनेक्शन, जितनी इसकी प्रोडक्शन या एक हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि, और हमेशा भी जब भी आपको सिस्टम को अपग्रेड करने पड़ते हैं, पावर से जो इससे हैं वहाँ पे आपकी जो लाइनें हैं, जो आपका बिजली की तकसीम का एक तरीकाकार है, उन चीज़ों को उस तरीके से अपग्रेड नहीं किया गया। हमेशा वक्ती तौर पे काम चलाए गए हैं, और उसके अंदर क्या है कि कर्जे लेके वक्ती तौर पे जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं उनको हैंडल कर लिया जाता है, अपना वक्त मतलब गुजारा जाता है। अब सूरत हाल ये हो गई है, क्योंकि कोई प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत सारे सालों से इस शोबे की नहीं हुई, अब सूरत हाल ये हो गई है कि हम जो इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, हमारी बिजली सबसे ज़्यादा उससे पैदा हो रही है। यानी हमारी जो पानी से पैदावार है बिजली की वो बहुत कम रह गई है, उस पर कोई नए प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए। तो दूसरी चीज़ ये है कि फिर भी इस वक्त भी सिस्टम जो है उसमें जो बिजली की प्रोडक्शन है वो इतनी महंगी नहीं है। आगे क्योंकि ख़जाने में कोई चीज़ नहीं इन्होंने छोड़ी, कर्जे ले लेके और इतना सूद में हम पैसा दे रहे हैं, मुल्क की जितनी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो तो सूद में चला जाता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए अब इन्होंने टूल बना लिया बिजली के बिल के जरिए, यानी वहाँ टैक्स और पैसा इकट्ठा किया जाता है बिजली के बिलों के जरिए आवाम से। आपकी बात से तो ये साबित होता है कि ये उनकी नाइली है, नाइल, ठीक है, लेकिन इसकी सजा जो है वो अवाम क्यों भुगते हैं? इसकी अवाम तो छोटी बड़ी चीज़ों में टैक्स दे रही है। जो इस वक्त बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, ये हमारी साबका हुकूमतों की नाइली हैं। हमारी जो पावर सेक्टर के जो जितने भी आप समझ लें कि ऑफिसर्स या जितने भी इस शोबे में रहे हैं लोग, उनकी नाइली हैं। बावटा के आप दफ्तर चले जाएं कि वो लोग किस तरीके से मतलब अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसमें अच्छा ज़्यादा आप नाइली किसकी समझते हैं? पीटीआई की समझते हैं, क्योंकि इससे पहले तो पीटीआई की हुकूमत रही है, और उसके बाद अभी नून लीग जब इक़्तिदार में आते ही महंगाई का जो है वो तूफ़ान बरपा हुआ है। उसके अलावा बिलों के टैक्सों में इजाफा हुआ है, किसान जो हैं उनके मसाइल बढ़ गए। तो अभी वो और जितनी भी ये नून लीग की क़यादत है और बाकी पीडीएम, उन्होंने तो सारा मलबा जो है वो पीटीआई पे डाला है। तो इस बात को आप कितना वजन समझते हैं इस बात में? क्या पीटीआई जब तक वो थे, पीटीआई हुकूमत थी, तब पेट्रोल भी कीमतें कंट्रोल थी, सारा कुछ कंट्रोल था। तो पीटीआई हुकूमत जाते ही तो क्या ज़रूरत है, इमरान खान ने क्यों ना की, कीमतें ज़्यादा क्यों ना की, या अभी इनको ज़रूरत आन पड़ी? क्या मामला है? देखिए, ये साबका हुकूमतों की जो सब लोगों की एक मुश्तरका जो नाइलियाँ रही हैं, उनका अब दबाव सिस्टम पे, निज़ाम पे ज़्यादा पड़ गया था। ये हमें पीटीआई के दौर में नज़र आना शुरू हो गया था, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन उस दौरान कुछ कंट्रोल रखा, हुकूमत ने भी कंट्रोल रखा, या उस वक्त इस हद तक इस निज़ाम पे इतना दबाव शायद नहीं था। अब जाके क्योंकि इनका मुल्क के निज़ाम की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सारे सियासत खेल रहे हैं। लेकिन ये जब अवामी मसाइल पे वोट लेते हैं या अवामी मसाइल की आड़ में इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, महंगाई पे काबू कर लेंगे, हम तजर्बाकार हैं जी, इतने साल हुकूमत की है। तो जब ये वो एक मिसाल, अगर गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं गाड़ी मैं ही चला लेता हूँ, जब गाड़ी चलती ही नहीं है तो उसकी चाबी लेने की ज़रूरत क्या है? और दे मारी है दीवार को, पूरा मुल्क दीवार को दे मारा है, तो इसकी क्या वजह है? और इनसे अवाम सवाल भी कर रही है, उसका जवाब ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने, एक नया रोज़ाना शोशा छोड़ देते हैं। तो अवाम क्या करे इस हाल में? और इसमें क्या समझते हैं आप? पीटीआई आपकी नज़र में तो सारी जो दूसरी जमातें, आपका नज़रिया अलग है जमात इस्लामी का, लेकिन हम यहाँ पे अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं। तो इसमें अवाम क्यों कैसे निकलेगी अवाम इन मसाइल से? देखिए, तो आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम भी कसूरवार हैं, हम इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं। पीडीएम जो इतनी जमातों की एक खिचड़ी, जो सारे अपने सियासी मफादात के लिए इकट्ठे हो गए, उन अपने केसेस के लिए, अब एक ख़तरे के लिए इमरान खान से जो एहतसाब का उन्हें लग रहा था कि हमें सियासत से आउट कर देंगे, केस बन रहा है, ये वो सारी अपनी मुखालफतें भूल के आपस में इकट्ठे हो गए अपने सियासी बचाव के लिए। और वो सियासी बचाव फिर उनके गले पड़ गया, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के नहीं थे। तो वो अभी भी अपने उन मामलात को सेटिंग करने में लगे हुए, अपने केस ख़त्म करने में या बाकी चीज़ों में। मुल्क को बचाने के लिए उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं है। और पीटीआई वो अपना जो उन्होंने हुकूमत गंवाई है, वो उसके ऊपर जो है उन्होंने शोर डाला हुआ है सियासत जल्द से। यहाँ तक कि सलाब में भी आवाम इकट्ठी हो गई है, पूरे मुल्क में आवाम एक तरफ चल पड़ी है कि लोग सलाब जदगान की मदद इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन
सियासतदानों के रवैये नहीं अच्छा बदले। सलाब, वो आपने केस खत्म करते सलाब रहे की हैं तरफ आते और हैं। ये जैद भाई, सलाब की अगला सवाल जो है मेरा सलाब के हवाले से ही है कि हमने विजिट भी किया, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी टीम गई, अलखिदमत फाउंडेशन की टीम गई मंडी बॉल दिन से बलूचिस्तान में। जो हमने सूरत हाल देखी, तो नाज़रीन बलूचिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ, आगे मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में बताया, न्यूज़ में भी बताया कि वहाँ की सूरत हाल ये है कि चारों तरफ जो है वो पानी है, रोड सड़क किनारे जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अलखिदमत और बाकी जो प्राइवेट तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो खेमे और बाकी राशन वगैरह का इंतजाम किए जा रहे हैं, और वहाँ पे मच्छर की भरमार है, मच्छर जहरीले मच्छर से बीमारियाँ लाक हो रही हैं लोगों पे। और वहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है उसकी तरफ से हमें यही, हमारे जो ज़राए हैं या हमने जो तहकीक की है यही मिला कि उल्टा वो फ़ंड खा रहे हैं, डीसी ऑफिस में फ़ंड भी आ रहा है, और वहाँ के जो सियासी हैं वडेरे हैं उनकी तरफ वो भी फ़ंड ले रहे हैं। वहाँ वज़ीर आला भी आए थे, लेकिन उन लोगों तक फ़ंड नहीं पहुँचाया गया। और वहाँ पे मेडिकल कैंपों की ज़रूरत थी, वो भी वहाँ पे ना लगे, तो अभी तक भी वहाँ वही सूरत हाल है। तो वो फंड कब देंगे, क्या मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? और रोज़ाना मैं देखता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ कि वहाँ की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जितना मच्छर था और यहाँ बीमारियों की सूरत हाल क्या थी, तो वहाँ पे उनको रिलीफ कब ये देंगे? जब वो मर जाएंगे तब रिलीफ देंगे। और इनमें सियासी पार्टियों को, किन किन पार्टियों को क्या किरदार है, वो भी ज़रा आप रोशनी डालें। जी, सैलाब जो पाकिस्तान पे एक बड़ी आफत आई है, और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अवाम सारी तो उठ खड़ी हुई उन लोगों की मदद के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, अवाम ने लेकिन बहुत अलग हमारी हुकूमतों, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, उनकी बेइसी शुरू में तो 1-2 वीक तो ये इतने सियासी मतलब बहरानों में थे कि इन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचा सोशल मीडिया पे, तो तब जाके इनका उस तरफ ध्यान हुआ। लोगों को रेस्क्यू जो है वो फलाई तंजीमों ने किया, लोगों को वहाँ पे जितना भी आर्जी तौर पे जो शेल्टर दिया वो फलाई तंजीमों ने दिया। हुकूमतें वहाँ पे ना, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमतें हों, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। और फिर जब आलमी इमदाद भी आने लगी, इतना फंड पाकिस्तान में भी इकट्ठा होने लगा, तो हमें यही लगा कि जी बहुत ज़्यादा इमदाद इकट्ठी हो रही है और अब उन लोगों को कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। लेकिन हम जब खुद वहाँ पे फिज़िकली, आप भी मेरे साथ थे, जब हम वहाँ विज़िट करने लगे, तो हमें वहाँ पे लगा कि यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, और जो आ रहा है वो तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए, इवन कि जब हम वहाँ पे गए अभी तक लोगों को खेमों की ज़रूरत थी, अभी तक लोग सड़क किनारे बैठे हुए थे और उनके पास ना राशन था। और जो जैसे कि आपने बात की कि जहरीला मच्छर, वहाँ पे पानी बदबूदार जो खड़ा था जिससे बीमारियाँ ये चीज़ें, और ये आपने देखा कि वहाँ पे हमें कोई जो डेरा आला यार है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें जो मेडिकल कैंप है वो नज़र नहीं आया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। जितने भी, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो हेल्थ मरकज़ हैं वो तो हर जगह पे बने हुए हैं। अगर बुनियादी हेल्थ मरकज़ के अंदर भी पानी खड़े हो गए, वो बंद हो गया, तो उनका जो स्टाफ, जो डॉक्टर्स है, अगर अवाम रोडों पे आके बैठ गई थी तो उनको भी चाहिए कि रोड पे आके अपना बुनियादी हेल्थ मरकज़ जो है उसको फंक्शनल करते, कैंपों के अंदर फंक्शनल करते, तहसील हेडक्वार्टर्स की टीम में आती, पीछे करवाने वाला कोई हो तो करे ना। हाँ, फेडरल टीम जब सारे मिलके खा रहे हैं तो फिर क्या करना है? यंग डॉक्टर्स के अंदर एक जज्बा पैदा करके वहाँ उनको भेजा जाता। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब ये अपनी सियासी सलाह देखें रुस्तम भाई, ये जो हमारे मुल्क में हुकूमतें हैं ना, ये हुकूमत के अंदर जो लोग हैं ना, उनके लिए ये हुकूमतें हैं। उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई हुई हैं अपने इर्द गिर्द, और वो समझते हैं कि हम हुकूमत में। जब आवाम को देखा जाता है तो आवाम के पास कोई हुकूमत नज़र नहीं आती, कोई हुकूमती सर्विस नज़र नहीं आती। जितना वो हमारा खून निचोड़ रहे हैं बिजली के बिलों में, पेट्रोलियम मसनूआत में, बाकी चीज़ों में, वो सारा वो जो उनकी अपनी हुकूमत है ना उसको चलाने के लिए वो कर रहे हैं, वो आवाम को सर्विस देने के लिए वो नहीं कर रहे। जैसा कि आपने सुना कि सलाब के हवाले से, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली हम गए भी हैं, तो अभी वहाँ पे अमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हुकूमत की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और आवाम ने जो है वो बहुत अला किरदार अदा किया और अभी भी आवाम कर रहे हैं। अच्छा ज़ैद भाई, एक और बहुत बड़ा जो हमारे किसान भाई हैं उनको मसाइल का सामना है, आए रोज़ उनको एहतजाज करने पड़ते हैं, और अभी भी इस्लामाबाद के किसान जो है वो मौजूद हैं। तो आप क्या राय रखते हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, और वहाँ पे उन पर पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान की जितनी पैदावार है ज़राअत की, या ज़राअत की जो पैदावार एज ए रॉ मटीरियल आगे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की में इसका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन इस शोबे को जितना इन हुकूमतों की तरफ से इग्नोर किया गया है, और इस वक्त इस शोबे का जो हाल हो गया है,
आज का किसान आप ये समझें कि वो अपनी ज़मीनों से कुछ नहीं कमा रहा। उसके लिए एक तो फसल तैयार, उसकी पैदावार के अखराजात जो हैं वही बर्दाश्त करना नामुमकिन है। अगर वो मुश्किल से बेचारा को कर्जे लेके पेट काट के कुछ कर लेता है तो उसको इतने अखराजात इस्तेमाल होते हैं कि आगे उसकी जब पैदावार की बारी आती है तो वो कीमतें नहीं मिलती। तो किसान जो कि पहले एक माशरे के अंदर एक अच्छी हैसियत रखते थे आमदन के हिसाब से, अब वही मतलब एक लोअर तबके में किसान शामिल हो गया है। वो अपने जो वसाइल हैं, जो अपना रोज़ी रोटी है या रोज़गार है उसको चलाना उनके लिए काबिल ही नहीं रहा, इसलिए वो अब उठ पड़े हैं। जो मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा इन किसान तंजीमों को जिन्होंने लोगों को इस पे मोटिवेट किया है, इस शोबे की तरफ किसान तवज्जो दिला रहे हैं हुकूमतों की, और उनके हुकूमतों के सामने खड़े हो गए। और किसान बोर्ड हो या किसान इत्तेहाद हो, जैसे कि अभी भी आप जिक्र कर रहे हैं कि ये मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब लोग सड़कों पर निकलने के लिए, इन लोगों का घेराव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बेहिस इतने लोग हैं, ये उन लोगों की आवाज़ को कुछ वैल्यू ही नहीं देते। ये मतलब आवाम को वो क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आए रोज़ एहतजाज होते हैं मंडी बौलदीन में और बाकी शहरों में। पहले इजाफी बिलों पे जो है वो इजाफी बिलों पे और टैक्सों पे एहतजाज होते रहे, अभी किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तो इन एहतजाज का इन जो अपना हुकूमत पे और आला हुकाम पे क्यों असर नहीं होता इन मसाइल को लेकर? देखें, अवाम जो है ना, इन लोगों, ये इतने ज़ालिम लोग हैं, अवाम के मसाइल को तो ये सुनते ही नहीं हैं, और अवाम मायूस होके अपनी रोज़ी रोटी के पीछे लगी हुई है। इन्होंने इस हद तक लोगों को मजबूर कर दिया है कि कोई एहतजाज के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। वो अपनी मतलब रोज़ी रोटी की इतना उसके लिए मुश्किल बना दिया है कि वो बेचारा एहतजाज के लिए या उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, टाइम नहीं निकाल सकता। इस तरह के इन्होंने हालात कर दिए, और ख़ुद इतने बेहिस्से हैं, थोड़े बहुत एहतजाज इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते। जो एहतजाज हो रहे हैं महंगाई, ये बिजली के बिलों पे, ये किसान जो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक मुल्क के अंदर एहतजाजी एक जो तहरीक है वो नज़र आ रही है, उसका कुछ ना कुछ असर होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटे लेवल पे हम एहतजाज कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ये एहतजाज इंशाल्लाह इससे एक आवाम के अंदर एक तहरीक पैदा हो रही है और आगे एक आवाज़ बनेगी, इनका घेराव करेगी। और जो किसानों की आपने बात की, देखें इस वक्त पाकिस्तान में जितना पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, क्योंकि हमारी जो ज़री जो आपाशी का निज़ाम है वो नहरों और जो सरकारी ट्यूबवेल थे वो ख़त्म हो गए, नहरी निज़ाम भी तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। तो सारा जो काम चला गया किसान का वो ट्यूबवेल पे चला गया, जो डीज़ल के ऊपर खुद। अब वो डीज़ल इतना इन्होंने महंगा कर दिया है कि किसान की पैदावार उसको हासिल करने के लिए इतने ज़्यादा अखराजात हैं। यहाँ इस वक्त जो हाल था वो ये था कि किसान को सोलर सिस्टम दिया जाए, एक एक मरबे के अंदर एक एक हुकूमत की तरफ से ऐसा सोलर सिस्टम लगाया जाए जो किसानों को उसी तरह सरकारी ट्यूबवेल्स की तरह पानी की दस्तयाबी दे। और बेशक उसका जो खर्चा था वो किसानों पे डाल देते, वो थोड़ा थोड़ा उन पे अबियाना डाल देते, जिस तरह पहले नहरी या दूसरा सरकारी ट्यूबवेल का होता था, लेकिन इनकी वो तरजीहात ही नहीं है। मतलब ये सोलर के निज़ाम को, अप्याशी के निज़ाम को मुल्क के लिए एक मुनाफा बख्श भी, एक उससे रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते थे किसान से और उसको सहूलत भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दी जा रही। साथ खाद का बुरान, जैसे कि देखते हैं कि मतलब माफिया जो खाद वाला है वो किस तरीके से उसने हुकूमतों को बेबस किया हुआ है। क्यों बेबस किया हुआ है? क्योंकि ये माफिया के साथ मिलकर सारी सियासी अपने निज़ाम चलाते हैं। फिर ये लोग माफिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, जिनके सारे जो ये सियासी मफाद हैं इन माफिया के साथ मिलकर ये काम करते हैं, इन ताजरों के साथ, इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ। तो रियलिस्टिक हुकूमत आएगी तो वो इन माफिया के खिलाफ कोई भी इस तरह का एक्शन लेगी। तो ये जो मसाइल हैं ये इन लोगों ने इस मुल्क के हालात इस तरीके से कर दिए हैं कि इन पे अब कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। इसके लिए अवाम को खड़े होना होगा, मामलात को हाथों में लेना होगा, एक मजबूत तहरीक चलानी होगी, इनका घेराव करना होगा। जो आजकल ऑडियो और वीडियोस लीक होने का सिलसिला चल रहा है और इसमें कुछ ऑडियोज़ आई भी हैं सामने, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कुछ जो मामलात कुछ खुल के सामने भी आ रहे हैं, और मैं कुछ तो नहीं समझता क्योंकि किसी की ज़ाती पर्सनल चीज़ें जो है वो इस तरह ओपन होनी, लेकिन वो एक सियासतदान है और मरीम नवाज साहिबा की ऑडियोज़ लीक हुई हैं पेट्रोल के हवाले से। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की भी एक ऑडियो जो है वो हाल ही में लीक हुई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिन जमहूरी हुकूमतों के पीछे हम चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क में ये लोग सियासतदान जो निज़ाम चला रहे हैं, ये इन ऑडियो से
बेनकाब हो रहे हैं। आवाम के सामने ये लोग आ रहे हैं कि इन लोगों की क्या सोच है, क्या ज़हन है, ये एक दूसरे की मुखालफत में क्या क्या करते फिर रहे हैं। ये आवाम या मुल्क का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये अपनी सियासत के लिए देखते हैं कि इस वक्त हम क्या इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर क्या इकदाम उठाएँ जो हमें सियासी तौर पर फ़ायदा दें। आवाम के मसाइल या मुल्क इनके लिए तरजीहात में शामिल नहीं है। ये इन ऑडियो से, चाहे वो PDM हो के कायदीन हो, जो मेन जो सरबरा जमात है इस वक्त जो हुकूमत में, नून लीग हो, मरियम नवाज़ हो, शहबाज शरीफ हो, या इमरान खान साहब की ऑडियोज़ हों, ये सारा इन लोगों को बेनकाब करती हैं। और मैं तो देखें, इमरान खान साहब की जो उन्होंने ये कहा कि खेल खेलते हैं और इस तरीके से, ये हम लोग इमरान खान साहब के पीछे चले थे। क्यों चले थे? कि ये बहुत सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं और एक अच्छा निज़ाम चाहते हैं। लेकिन ये उन सियासतदानों जो इनके इर्द गिर्द हैं, जो इनके मशीर हैं, जो एक सियासी हमारा माहौल है मुल्क के अंदर, ये उसके जब उन लोगों के साथ ये शामिल हो गए, उन लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया, तो ये भी उन्हीं एक्टिविटीज़ में पड़ गए। और देखें कि एक सियासी फ़ायदे के लिए, और मतलब एक जो वो साइफर है उसकी बेस पे कितना एक प्रोपेगेंडा बनाया गया अपने सियासी फ़ायदे के लिए। मैं उस दिन का ज़ाती तौर पे ये सोच रखता था कि ये चीज़ आई है, लेकिन ये इस हद तक नहीं है। हम उसकी मजम्मत कर सकते हैं, उस कंट्री से बात कर सकते हैं हुकूमती लेवल पे, लेकिन उसको मुल्क के लिए नुकसानदेह बना लेना, उस लेटर को अपने मुल्की निज़ाम के लिए उसको एक प्रोपेगेंडा बना लेना, ये बदकिस्मती है कि हमारे जो इतनी स्ट्रगल करने वाले एक लीडर थे वो भी उस सियासी मसालतों में पड़ गए। इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ ये भी आया है कि अच्छा हुआ है ऑडियो लीक हुई है और मैं इसमें अदालत में भी लेके जाऊंगा शहबाज शरीफ साहब को, और इस तरह का उन्होंने भी जो है वो ट्वीट मैंने पढ़ा उनका। ये मौक़िफ़ उनका बिल्कुल गलत है। ये तो एक बात ना मानने वाली बात है। ये मतलब हम माशरती तौर पर और एक कौम के तौर पर हम सरेआम भी कोई बातें सामने आ जाए ना इन सियासतदानों की, तो ये नहीं मानेंगे। चाहे आप ये नवाज शरीफ, मरियम की, या जिस तरह इनकी आ जाए, ये इतनी डिटाई से उसको डिफेंड करते हैं, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये अवाम को इनको देखना होगा कि एक तरफ तो वो मरियम नवाज साहिबा की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तरफ वो कस्में उठा रहे, नाज़रीन आपने वीडियोस देखी होंगी, एक तरफ वो कस्में उठाती हैं जी, मैं तो जब पेट्रोल महंगा होता है, 1 रुपया भी महंगा हो तो मैं जनाब अपने चाचा जान को कहती हूँ और उनको कहती हूँ कि ये ना करें, अवाम पे जुल्म है। और दूसरी तरफ जो है वो ऑडियो उनकी जो लीक हुई है उसमें वो कह रही हैं कि वो अपने चाचा को कह रही हैं कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। तो ये आप देखें ना, मरियम नवाज जिसकी ये इस तरह की ज़हन है, जैसे अभी आप जो सवाल कर रहे हैं, उसको भी हम लीडर नहीं बना रहे। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे MP MNA से यहाँ तक कि बहुत सारे अच्छे जो लोग हैं सियासी घरानों से हैं, वो भी उसको लीडर बना रहे। मतलब जिसका इस तरह का ज़हन है कि अवाम के सामने और बात करना, अंदर और बात करना, फ़र्क पड़ेगा। हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इनकी सपोर्ट छोड़ना होगी। इन लोगों की जो ज़हनियत है, जो इनकी सोच है, जो इनकी नीयत है, वो हमारे सामने है। इसके बावजूद ये हमारा कसूर है कि हम अपनी अपनी सियासी जमातों को लेकर सपोर्ट करते हैं। मुल्क के लिए हम भी नहीं सोचते, हम सियासी जमातों के पीछे, उनके बयानिए के पीछे उनको सपोर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की आवाम की बात नहीं करते। तो ये सारे बेनकाब हैं, सामने हैं। इमरान खान साहब के साथ जितने बाकी साथी भी हैं जो दूसरी सारी जमातों से आए हुए हैं, कोई नए नीचे से स्ट्रगल करके आने वाले तो लोग नहीं हैं किसी अच्छे निज़ाम में। तो इनसे मैं तो डिसार्ट हूँ। ये कभी भी ये लोग निज़ाम मुल्क का नहीं चला सकते। मिडिल तबके को, पढ़े लिखे तबके को, मुल्क के साथ, अवाम के साथ सिंसियर लोगों को आगे आना होगा, टाइम निकालना होगा, इनके खिलाफ स्ट्रगल करना होगी, इस पूरे निज़ाम के खिलाफ स्ट्रगल करना होगी, नहीं तो पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को जो है वो प्रोग्राम के अख्ताम में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर पैगाम आप दे दें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जी इस वक्त जो मुल्की बहरान है, ये सारा इन सियासी जमातों की वजह से है, इन सियासी हुकूमतों की वजह से है। आवाम अपनी पूरी मेहनत कर रही है, अपना कोई रोज़गार चला रही है, बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तान है, आवाम कोई कसर कमी नहीं छोड़ रही। हुकूमतों की वजह से हम नाकाम हो रहे हैं, इनकी सपोर्ट छोड़ दें। अगर आपको कोई अच्छा बंदा नज़र आता है तो उसकी सपोर्ट करें, नहीं नज़र आता तो वोट ही ना दें। इस निज़ाम को कम से कम, इस जुल्म के निज़ाम को, इतने जो सियासत के अंदर हमारे इतने बदनीयत, और मैं अब ज़्यादा गिरे हुए अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये काबिल इसके ही हैं, ये सारे जो हैं, इनकी सपोर्ट छोड़ दें
खुद खड़े हों, अच्छी आवाज़ उठाएं और अपने मामलात अपने इस मुल्क को संभालें। वही अवाम फिर खड़ी हो जिसने इस मुल्क को आज़ादी दी, तहरीक चलाई। अल्लामा इकबाल के आइडिया के पीछे सब लोग चले, कायद-ए-आज़म के स्ट्रगल के साथ उन्होंने साथ दिया। इस तरीके से खड़े हों, इन लोगों को सपोर्ट करना या इनके साथ चलना ये बिल्कुल छोड़ दें। इनको निज़ाम से निकाल जाके आप मुल्क की हालात एक कोई नई शेप या एक नया निज़ाम जो है वो तश्कील दे सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैद भाई, और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ जो है वो आप आवाम की आपने तर्जुमानी की और अवामी मसाइल पे जो है वो बहुत अच्छे से आपने उनकी निशानदेही भी की और रोशनी भी डाली। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी ज़ैद इमरान गुंदल साहब की, और इस टाइम जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफ़ी सारे जो है वो मसाइल में मुब्तला है। किसानों के मसाइल हैं, उसके अलावा जो है वो सैलाब ज़दगान के उनको मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं है। अवाम की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, प्राइवेट तंजीमों की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो बिजली के बिलों में बहुत बड़ा मसला ये भी है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, उसकी वजह से आए रोज़ एहतजाज, लेकिन उनका कोई अब तक जो है वो किसी किस्म का अवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि इसमें हम अवामी मसाइल को जो है वो उजागर करते हैं और उनके हल पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। आगे जाकर हम इस प्रोग्राम में बाकी सियासी नुमाइंदों को भी दावत देंगे, और जो आप दिलचस्पी रखते हो सियासी गुफ्तगू करने में या अवामी मसाइल उजागर करने में, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। PNC 24 के स्टूडियो से रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।